हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 3 क्लासिफिकेशन बताए थे, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, देन गांधीयन प्रिंसिपल्स। थर्ड जो है वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। हम लोगों ने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग ये 2 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। आज हम लोग लेक्चर 4 में गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल्स, देखिए गांधीयन प्रिंसिपल्स वो हैं जो गांधी जी के आइडियल्स हैं। जो फ्रीडम, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम गांधी जी के जो आइडियल्स हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखने की कोशिश की है। जो गांधी जी के आइडियल्स हैं तो उनको डायरेक्टिव्स में रखने की कोशिश की है। और ये कौन कौन से आर्टिकल्स में इनके बारे में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 43B, आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 48। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, टू टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 कहता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। गांधी जी जो है वो इस चीज में विश्वास रखते थे कि जो डेमोक्रेसी है, जो फाउंडेशन यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो हमारा विलेज है। विलेज में हम लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी है, टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये गांधी जी बिलीव करते थे। उनका मतलब था कि विलेज के पास अपनी विलेज के पास अपना एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए जिसमें वो अपने आप को प्रॉपर डेवलप कर सके, विकसित कर सके। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स। और विलेज को इतनी पावर्स और अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर फंक्शन कर सके। तो ये गांधी जी का विजन था। आर्टिकल 43 क्या कहता है? टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल कॉपरेशन बेसिस। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। गांधी जी कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिग इंडस्ट्रीज के बहुत फेवर में नहीं थे। वो कहते थे कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। हर गांव में,
हर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें बनाएँ। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ के इतना फ़ेवर में नहीं थे। वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इनके फ़ेवर में थे, गांधी जी। तो उनका जो ये विज़न है ये 43 डायरेक्ट आर्टिकल 43 में रखा गया है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ऑन एन इंडिविजुअल कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज़। आर्टिकल 43 बी क्या कहता है? टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperative societies. cooperative societies. तो आर्टिकल 43 बी हमारा कहता है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो है ये हम लोगों ने 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको ऐड किया है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हमने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो बात करता है। जैसे आपने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो अमूल हो गया। अमूल भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ऐसे गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक नई मिनिस्ट्री भी बनाई है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज, जिसके अमित शाह जी मिनिस्टर है। देन जो हम लोगों का आर्टिकल है वो है 46 to promote the educational economic interest of weaker section of society, SC, ST, and to protect them from social injustice and exploitation. Educational and economic interest of SC and ST and weaker section of societies, weaker section of society। तो आर्टिकल 46 कहता है एजुकेशनल टू प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज लाइक डिसेबल्ड पर्सन, वुमेन्स, चिल्ड्रन, SC, ST एसेट्रा। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 47 टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जैसे अल्कोहल हो गया एंड ड्रग्स। To prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health, इनको कंज्यूम करने के लिए मना किया है आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ टू टू प्रोहिबिट द स्लॉटर टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ cows, calves, milch animal
milch animals, to prohibit the slaughter of cow, calves, and milch animals, and improve their breed. तो इसमें जो काउस हैं, काल्व्स हैं, मिल्च एनिमल्स हैं, उनको भी मारने पे प्रतिबंध की बात की गई है। ये भी एक डायरेक्टिव है। तो आपने देखा कि जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं उसमें आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48 ये आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के बारे में बताया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, सो दैट द विलेज फंक्शन एज सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब विलेज को इतनी ज्यादा पावर अथॉरिटी मिल जाए कि वो अपना सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर अपने आप को फंक्शन कर सके। 43 में का क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 43 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डेवलप करने की बात कही गई है। वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 46 में educational economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and weaker section of societies like women, children, disabled person, etc. 47 जो है वो कहता है टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। में अल्कोहल हो गया और जो ड्रग्स होती है उनको लेने के लिए मना किया है। आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काल्व्स, मिल्च एनिमल्स एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड। तो इसमें जो स्लॉटर ऑफ काउ, काल्व्स है इनके बारे में मना किया गया है। देन हम लोगों के जो बाकी डायरेक्टिव्स हैं वो लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में मिलते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इसमें कौन कौन से डायरेक्टिव्स आते हैं? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल मतलब लिबरलिज्म की जो बात करते हैं। इसमें आर्टिकल आपका 44 आता है, देन आर्टिकल 45, देन आर्टिकल 48, देन आर्टिकल 48A, देन आर्टिकल 49, then article 50 and article 51। तो ये आर्टिकल्स लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं। आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आजकल ये वाला मुद्दा चल भी बहुत रहा है। जैसे उत्तराखंड जो है वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है, मध्य प्रदेश भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है। और आपको पता होगा गोवा हम लोगों का पहला स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट कर रखा है। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तराखंड वो अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि जो भी अभी जैसे हिंदू हैं उनके अपने लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, जो मैरिज, डाउरी, डाइवोर्स, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टी इनसे डील करते हैं। ऐसे ही मुस्लिम लोगों के अपने पर्सनल लॉज हैं जो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन से डील करते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियंस के अपने अलग हैं। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाएगा तो ये होगा कि सबके लिए कॉमन सिविल लॉज बन जाएंगे, किसी का अपना पर्सनल लॉज नहीं रहेगा। जैसे हम लोगों के क्रिमिनल लॉज है वो सबके लिए एक बराबर है,
ऐसे ही जो सिविल लॉज है वो भी फिर हर धर्म के लोगों के लिए सबके लिए एक बराबर होंगे। और सिविल लॉज में क्या क्या आते हैं? सिविल लॉज, पर्सनल सिविल लॉज किन किन से डील करते हैं? मैरिज हो गई, मैरिज, देन डाइवोर्स, देन एडॉप्शन, इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टी, एजेक्ट्रा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 बताता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years। देखिए, जो हम लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो किया था, उसमें जो ये अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो हमने किया था, उसमें जो ये आर्टिकल 45 है, इसका हमने सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया। पहले इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी, टिल 14 years of age, to provide elementary education to all children till 14 years of age। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू हमने एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A में रख दिया। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में पढ़ा था, जो आर्टिकल नंबर 21A है, उसमें हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। और ये जो आर्टिकल जो 45 है, इसको हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर चेंज करके अब ये कर दिया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। तो इसी के लिए आपने देखा होगा जो ICDS गवर्नमेंट की स्कीम्स है, आंगनवाड़ी केंद्र है, वो सब जो है वो इसी आर्टिकल के अंडर आते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एसेट्रा। तो 6 साल के बच्चों को चाइल्ड केयर एजुकेशन के बारे में प्रमोट करते हैं, बताते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। तो ये आर्टिकल 48 कहता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करता है। आर्टिकल 48। आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द environment, and to safeguard
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो है ये हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इस डायरेक्टिव को ऐड किया था। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा आर्टिकल 48A में है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया है। हम लोगों का जो आर्टिकल 49 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। ये जो है ये हम लोगों के मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जो हम लोगों का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हम लोगों के मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये सब इसी डायरेक्टिव में ये बात कही गई है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट which are declared to the state of national importance, which are declared to be of national importance. Article 50 to separate judiciary from executive in public services. आर्टिकल 50 जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। पहले जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है वो जुडिशियल पावर भी एक्सरसाइज करती थी, जैसे जो डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, तो ये जुडिशियल की पावर भी इस्तेमाल एक्सरसाइज करती थी। लेकिन आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसमें ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे जुडिशियल पावर को अलग कर लेना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाया। उसमें एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशियल पावर है वो डिस्ट्रिक्ट जज हो गए या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनको अलग दे दिए। तो जो पावर का सेपरेशन है, जुडिशियल पावर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वो इसी आर्टिकल के थ्रू बात की गई है। हम लोगों का जो लास्ट आर्टिकल है वो है 51, प्रमोट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, to promote international peace and security and respect international laws। आर्टिकल 51 कहता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज। तो एक तरीके से वासुदेव कुटुंबकम वाली बात ये आर्टिकल 51 कहता है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज। तो आपने देखा जो लिबरल इंटेलेक्चुअल है उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। 48A टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द एनवायरनमेंट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया। 49 जो है वो मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। मॉन्यूमेंट प्लेसेड एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 50 जो है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विस। आर्टिकल 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो आर्टिकल्स हैं वो सब कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्रिटिसिज्म देखेंगे और सिग्निफिकेंस देखेंगे। और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे भी हैं जो कुछ डायरेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो पार्ट 4 के बाहर हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना लव कोऑपरेशन बनाए रखिएगा। आप लोगों का कोई भी फीडबैक या सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।